हाय क्लास। फर्स्ट यूनिट आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा सेकेंड यूनिट कवर किया है। आराम से एक एक पॉइंट सुनिए और एक या दो बार पूरा सुनने के बाद आपका सेकेंड यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा। ये पूरा यूनिट 3 पार्ट में डिवाइड है: टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस एंड नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें से मार्केट एनालिसिस और नेटवर्क एनालिसिस से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम पहले कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स कंसीडर्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निक्स होता है काम को आसानी से करने का तरीका। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। सो प्रोसेस सिलेक्शन या टेक्नोलॉजी सिलेक्शन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट में आप ये कंसीडर करिए कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और सेकंड पार्ट में ये कंसीडर करिए कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सुटेबल है। किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने का तरीका होता है मैनुअल, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में हर तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्केट एनालाइजेशन करेंगे कि मार्केट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट क्या है, बिकॉज कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। देन आप ये देखेंगे कि आपको किस स्केल पे प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल पे करना है, स्मॉल स्केल पे करना है, मीडियम स्केल पे करना है। उस स्केल के अकॉर्डिंग, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट सुटेबल है, आपके सराउंडिंग में जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सी टेक्नोलॉजी सुटेबल है, आपकी जो कॉस्ट एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सी टेक्नोलॉजी सुटेबल है। दैट मीन्स पहले मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे और देन हम अपनी कैपेसिटी और प्रायोरिटी चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए सुटेबल हो। सेकंड हेडिंग है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन से मतलब होता है साइज ऑफ प्लांट से। साइज ऑफ प्लांट और करंट प्रोडक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। करंट प्रोडक्शन आप करते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, फाइनेंस के अकॉर्डिंग, जबकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिलेट करता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से कि इन फ्यूचर मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज हैं और आपको अपना बिजनेस कितना एक्सटेंड करना है। सो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन और फ्यूचर एस्पेक्ट देख के आप स्केल ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड है रॉ मटेरियल। हाउ रॉ मटेरियल अफेक्टेड योर टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। सो रॉ मटेरियल के बारे में आप खुद लिख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल थिंग्स यू कैन डिस्क्राइब इन दिस हेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल नो हाउ। तो टेक्निकल नो हाउ हमेशा आपको एक एक्सपर्ट से लेना चाहिए, और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं सजेशंस देने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, बट आपको पहले एनालाइज करना चाहिए कि कौन ऐसा है जिसको इस तरह के प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है और कौन आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में आपको एक एग्रीमेंट फाइनल करना होता है और उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन करनी होती है कि वो एग्रीमेंट किसी प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर पार्ट के लिए है या कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए है, और अगर प्रोजेक्ट टाइम से या उस लेवल पे नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो क्या कोई पेनल्टी डिसाइड करनी है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, जिसके अंदर आप डिफरेंट पार्टीज के साथ प्रोजेक्ट से रिलेटेड एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बारे में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, जिसमें छोटी चीज का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ये बैंकर्स के साथ या फॉरेन कंट्री के साथ में भी हो सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजी आप अपने लिए कॉल कर रहे हैं
वो टेक्नोलॉजी आपके एरिया के अकॉर्डिंग सूटेबल होनी चाहिए, बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर लीगल या गवर्नमेंट अप्रूवल नेसेसरी है तो उसको टाइमली एग्जीक्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स। ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि पुराना है टॉपिक तो आपको भूल गया होगा। प्रोडक्ट मिक्स में 3 चीजें होती हैं, प्रोडक्ट विथ, प्रोडक्ट डेप्थ और प्रोडक्ट लेंथ। जैसे आईटीसी है वो सपोज करिए 4 कैटेगरी प्रोड्यूस करती है, फूड, सिगरेट, लाइफ स्टाइल और एजुकेशन एंड स्टेशनरी। तो ये 4 कैटेगरी जो है ये प्रोडक्ट विथ है। लेंथ होती है कि एक तरह के प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी अवेलेबल है। जैसे कि फूड कैटेगरी के अंदर किचन ऑफ इंडिया, आशीर्वाद, सनफेस्ट, ये डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है। प्रोडक्ट डेप्थ का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर वैरायटी की कितनी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप आशीर्वाद का एग्जांपल लीजिए तो आशीर्वाद में आपके पास में आटा है, बेसन है, सूजी है, मैदा है, तो ये आपकी प्रोडक्ट डेप्थ होती है। नेक्स्ट हेडिंग है सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो अगेन आप प्लांट और मशीनरी के सिलेक्शन में सेम चीज कंसीडर करेंगे कि आपको किस स्केल का प्रोडक्शन करना है, फ्यूचर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, आपको कहाँ से मशीनरी इंपोर्ट करनी है, मशीनरी और प्लांट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जो मार्केट में और वेंडर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, वो लोग किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी। और 2 और टॉपिक हैं इसमें, प्लांट लेआउट और प्लांट लोकेशन। तो प्लांट लेआउट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में। प्लांट लेआउट होता है स्ट्रक्चरिंग द प्लांट, कि किस तरीके से आप प्लांट को स्ट्रक्चर करेंगे। सो लेआउट के रेफरेंस में आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि प्लांट का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो, प्लांट लेआउट इस तरीके से हो। फर्स्ट कि अगर फ्यूचर में प्लांट का एक्सटेंशन करना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज किए बिना ही प्लांट का एक्सटेंशन हो सके। सेकंड, आपका प्लांट लेआउट इस तरीके से होना चाहिए कि सुपरविजन का टास्क बहुत इजीली हो जाए। जो इक्विपमेंट्स पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको आउटसाइड एरिया में होना चाहिए, मशीनों के बीच में आने जाने की जगह होनी चाहिए, लाइट और वेंटिलेशन होना चाहिए, मैक्सिमम सेफ्टी सिक्योर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें लेआउट में लिखेंगे। और प्लांट लोकेशन भी लास्ट ईयर बहुत ही डिटेल में डिस्कस हुआ था कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि प्लांट लोकेशन का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द प्लांट लोकेशन, और प्लांट लोकेशन एज अ पार्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है। और लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। सो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ टाइम इन विच दे आर टू बी परफॉर्म। सो आप नीड के अकॉर्डिंग फंक्शंस अरेंज करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस का लॉजिकल ऑर्डर एक ही जैसा हो, लेकिन जनरली सबसे पहले लैंड एक्विजिशन आता है, देन साइट डेवलपमेंट आता है, देन प्रिपेयरिंग बिल्डिंग्स, प्लांट, एस्टिमेट, डिजाइंस एक्सेट्रा आते हैं। देन आप ऑर्डर प्लेस करेंगे मशीनरी के लिए, मशीनरी मंगाएंगे और देन प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एक अलग टॉपिक है ऑल्टरनेटिव एनालिसिस। तो हम ऑल्टरनेटिव्स का एनालिसिस क्यों करते हैं, ताकि जो डिसीजन मेकर है उसके सामने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होंगी तो ही वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन कर पाएगा। हर ऑल्टरनेटिव अपने आप में एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, बट जो ऑल्टरनेटिव आपके अकॉर्डिंग सुटेबल होता है वो बेस्ट कंसिडर्ड होता है। इसमें सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोसेस आता है कि हम बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम ऑल्टरनेटिव्स डेवलपमेंट करते हैं कि मार्केट के अंदर में कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। सेकेंडली
आपका आता है आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम सारे जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनके फीचर्स को कंसीडर करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग, हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसके अंदर सारे क्वालिटीज अवेलेबल हैं। इसमें सबके कॉमन फीचर भी अलग किए जाते हैं और डिफरेंट फीचर्स भी अलग किए जाते हैं। जो कॉमन होते हैं उनको तो कंसिडरेशन के लिए नहीं लिया जाता है, क्योंकि हम कोई सा भी ऑल्टरनेटिव लें तो वो कॉमन फीचर तो होगा ही होगा, और जो एक्स्ट्रा यूनिक फीचर्स होते हैं उनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। इसके लिए हम प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव टेबल प्रिपेयर करते हैं। देन हमारा पॉइंट आता है कंपैरिजन, जिसके लिए हम एक प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं और उसके अंदर सारे क्वालिटीज और कॉमन फीचर्स और यूनिक फीचर्स मेंशन होते हैं। उसके बेसिस पर डिसीजन लेना होता है। और लास्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन, जिससे कि हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करते हैं। ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में 4 पॉइंट हैं: डेवलपमेंट प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन, कंपैरिजन और सिलेक्शन। अपार्ट ऑफ दैट, टेक्नोलॉजी से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो जितनी चीज़ें आपको अभी तक डिस्क्राइब की गई हैं उनको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट डाउन कर दीजिएगा, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ जाएंगे, मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे हर बिजनेस के लिए नेसेसरी होता है। और क्यों नेसेसरी होता है ये आपको पता है कि मार्केट में बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को समझने के लिए, कस्टमर की साइकोलॉजी को रीड करने के लिए, कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी को रीड करने के लिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो मार्केट सर्वे से ही हम कलेक्ट करते हैं। अब हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे मार्केट सर्वे के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सेट अ क्लियर गोल, क्योंकि अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो जब आप मार्केट में सर्वे करने जाएंगे तो n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले आएंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी ज़रूरत थी वो मिस हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका गोल क्लियर हो कि वाई आर यू डूइंग इन द सर्वे, आपके सर्वे से क्या फाइंडिंग होने वाली है। आप करेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए सर्वे कर रहे हैं या न्यू प्रोडक्ट के लिए सर्वे कर रहे हैं। लोगों की प्रोडक्ट के बारे में क्या परसेप्शन है, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में क्या परसेप्शन है, या प्रोडक्ट की नीड के बारे में क्या परसेप्शन है। सेकेंड स्टेप है व्हाट इज योर टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट के बारे में आप लोगों को पता होगा, वे लोग जिनको हमें प्रोडक्ट सेल करनी है, क्योंकि सबसे इंफॉर्मेशन कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो सीधे टारगेट मार्केट को कवर करना चाहिए। देन हाउ विल यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आपको रिसर्च का टाइप डिसाइड करना है कि कौन सा रिसर्च करना है। देन फर्दर आपको इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है ये डिसाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग द मार्केट सर्वे क्वेश्चनियर। अगर आप क्वेश्चनियर के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आप डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपसे एक सिंपल अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक गुड क्वेश्चनियर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये भी आप जनरली राइट डाउन कर सकते हैं कि क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए, किसी के पर्सनल रिलीजन, कास्ट या इन चीज़ों को हर्ट करने वाले नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन में एक सिमेट्री होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। यस नो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिंग द एक्चुअल ऑन फील्ड सर्वे। इसमें क्वेश्चनियर प्रिपेयर करने के बाद से मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चनियर किन को देना है या किन से डेटा कलेक्ट करना है,
वो लोग या वो ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ मिलेंगे? जैसे मॉल्स में मिल सकते हैं, मूवी थिएटर के बाहर आपको मिल सकते हैं, मार्केट के अंदर मिल सकते हैं, या डोर टू डोर आपको जाके सर्वे करना है। तो दैट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सर्वे कि आप कहाँ से लोगों को अप्रोच करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। तो आप रिसर्च मेथोलॉजी पहले पढ़ चुके हैं, उसमें आपको दिया होगा कि आप डेटा कलेक्ट करने के बाद से कैसे उसका टेबुलेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और डिफरेंट एनालाइजेशन टूल होते हैं जिनको आप यूज करते हैं, जैसे कि मल्टीपल रिग्रेशन, कोरिलेशन, फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, कंजॉइंट एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। इन सभी चीज़ों का आप यूज करेंगे। देन आपने जो भी रिसर्च किया है उसके बेसिस पे आप जब प्रोडक्ट प्रिपेयर करेंगे तो आप एक टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, इंस्पाइट ऑफ कि आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट मार्केट में उतार दें, और जो टेस्ट मार्केटिंग के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसको फाइनली मार्केट के अंदर उतार देंगे। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ जाएगा उसके बाद भी आप लोगों के प्रति ऑब्जर्वेंट रहेंगे कि लोगों का प्रोडक्ट के लिए क्या ओरिएंटेशन है, क्या रिव्यू आ रहा है। तो देन आप प्रोडक्ट के अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहेंगे या इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मार्केट। तो कैरेक्टराइजेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनरली एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। कैरेक्टराइजेशन होता है कि मार्केट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मार्केट को डिस्क्राइब करना, और आप जो रिसर्च के स्टेप में किया जाता है उस रिसर्च के जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसी के बेसिस पर मार्केट का कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। सो मार्केट कैरेक्टराइजेशन में फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव डिमांड इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसमें कि पास्ट और प्रेजेंट की डिमांड को एनालाइज करके फ्यूचर की डिमांड प्रेडिक्ट करते हैं। सेकेंड है ब्रेकडाउन ऑफ डिमांड, जिसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट होता है, कंज्यूमर ग्रुप होता है और जियोग्राफिकल डिवीजन होता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, या लग्जरी गुड्स है, इसेंशियल गुड्स है, इसके बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन करेंगे। कंज्यूमर ग्रुप में हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप और डिफरेंट एटीट्यूड और लाइफ स्टाइल, बाइंग बिहेवियर के बेसिस पे कंज्यूमर की सेगमेंटेशन करेंगे, और जियोग्राफिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे अर्बन रूरल कहाँ पे वो लोकेट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग उसका कैटेगराइजेशन करेंगे। देन प्राइस के बेसिस पे कैटेगराइजेशन करेंगे कि किस किस तरह की प्राइस है या कितनी है, जैसे एवरेज रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, इंपोर्टेड गुड्स प्राइस, FOB price that means free on board price, or CIF that means cost, insurance and freight price. Then method of distribution and sales promotion के बेसिस पे कैटेगराइजेशन करेंगे। कंज्यूमर कमोडिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सेल्स प्रमोशन मीडियम अलग होते हैं, जबकि कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। देन कंज्यूमर का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, जिनके दो मेन बेसिस हैं, डेमोग्राफिक एंड सोशियोलॉजिकल, और सेकंड है एटीट्यूडनल। डेमोग्राफिक में एज, जेंडर, इनकम, प्रोफेशन, रेजिडेंट और सोशल बैकग्राउंड आता है, जबकि एटीट्यूडनल में प्रेफरेंसेस, इंटेंशंस, हैबिट्स, एटीट्यूड्स और रिस्पॉन्सेज आते हैं। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन बेसिस होता है सप्लाई एंड कंपटीशन। तो सप्लाई के अंदर आपको ये देखना है कि सप्लाई में आपकी प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, प्लान्ड एक्सपेंशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल क्या है, बॉटलनेक्स इन प्रोडक्शन क्या है, और कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। दैट मीन्स कि आप कितना प्रोड्यूस करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन में किस तरह के बॉटलनेक्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और नेक्स्ट आप कंपटीशन का भी एनालाइजेशन करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट में बहुत ही अधिक कंपटीशन है तो बहुत ही इजीली प्रोडक्ट को
प्राइस, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी, प्रमोशनल एफर्ट से चेंज किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप किसी को कर सकते हैं या आपके प्रोडक्ट को कोई भी कर सकता है। और लास्ट कैरेक्टराइजेशन होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या पॉलिसी बनाई है, वो चीज भी आपको ध्यान रखना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, सेल टैक्स, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, प्रेफरेंशियल परचेजेस, क्रेडिट कंट्रोल, फाइनेंशियल रेगुलेशन, सब्सिडीज एंड पेनल्टीज, इन चीज़ों का भी प्रोडक्शन पे बहुत ही इफेक्ट होता है। सो इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मार्केट एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है मार्केटिंग प्लानिंग। Marketing planning is nothing but it is all about your strength and weaknesses, resources available with you, that how you will allocate your resources in the market. आप अपनी सारी स्ट्रेंथ, सारी वीकनेस, सारे रिसोर्सेज आपके पास में क्या क्या है और उससे आप मार्केट को कैसे कैप्चर करेंगे, कैसे फेस करेंगे, कैसे प्रॉफिट सिक्योर करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द मार्केट प्लानिंग। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट प्लानिंग की। तो मार्केट प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एंड डायनामिक प्रोसेस एज वेल एज इट्स अवॉइड इनकरेक्ट एक्शन एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स कि फर्स्टली तो जो भी मार्केटिंग प्लानिंग होता है वो डायनामिक होता है। दैट मीन्स कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सेकेंडली, हम मार्केट प्लानिंग के थ्रू कोई भी ऐसा एक्शन अवॉइड कर सकते हैं जिसका मार्केट पे कोई गलत इम्पैक्ट हो। और इसके अलावा अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको ग्रैब करने से बेनिफिट मिलने वाला था तो मार्केट प्लानिंग से वो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस नहीं होती है। मार्केट प्लानिंग मोर ओवर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टास्क होता है। इसके अंदर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जाता है कि कब क्या कहाँ कैसे करना है, और ये एक फिजिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। बाय नेचर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज ह्यूमन के कैरेक्टर को, ह्यूमन के बिहेवियर को एक्सप्रेस करना या अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार जब आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोगों को लगता है अरे यार ये तो अच्छी मूवी थी, लेकिन वो फ्लॉप हो जाती है, हिट नहीं होती है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए टीम वर्क, टीम एफर्ट रिक्वायर्ड होता है। ये एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक अप्रोच होता है और साथ ही साथ ये एक रैशनल एक्टिविटी होती है। एज पर कंपोनेंट ऑफ मार्केट प्लानिंग, आप मार्केट सेगमेंटेशन, बजट, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स और टारगेट मार्केट को सभी को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेटवर्क टेक्निक्स की। दो तरह की नेटवर्क टेक्निक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, PERT एंड CPM, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक और क्रिटिकल पाथ मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज network diagram. So network is a graphical representation of a project operation and it is composed of several activities and events which are interrelated. एक नेटवर्क डायग्राम में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इवेंट और एक्टिविटी। एक्टिविटी जो होती है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और एक्टिविटी को हम एरो पे शो करते हैं। इवेंट एक एकम्प्लिश टास्क होता है, वो उसे हम नोड में शो करते हैं। आपने देखा होगा जब डायग्राम बनता है तो एरो होता है, बीच में नोड होता है, फिर एरो होता है, फिर नोड होता है। एरो पे एक्टिविटी होती है और जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम नोड में शो करते हैं। अब हम बात करेंगे CPM की। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, ये एक नेटवर्क टेक्निक होता है जो प्रोजेक्ट को इवेल्युएशन के लिए यूज किया जाता है। इससे हम क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिटिकल पाथ सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है और जब लॉन्गेस्ट पाथ आइडेंटिफाई हो जाता है तो इसको हम डबल एरो से शो करते हैं। ऐसे इवेंट जिसमें 0 स्लैक होता है उन सभी को ओवरराइड करते जाते हैं, दैट मीन्स डबल लाइन से शो करते हैं और इस तरीके से हम क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे PERT की।
PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। जब प्रोजेक्ट में लगने वाला टाइम श्योर नहीं होता है और उसमें प्रोबेबिलिटी होती है तो PERT टाइम को एस्टिमेट करने का एक अच्छा टूल होता है। इसमें 3 तरह के टाइम होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। और इसके अंदर हम एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम मोस्ट लाइकली टाइम को ऐड करके 6 से डिवाइड करते हैं। देन इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस भी कैलकुलेट करते हैं और ये हमें बताता है कि एक प्रोजेक्ट अपने गिवन टाइम में कंप्लीट होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। अब हम फाइनली PERT और CPM के बीच में डिफरेंस देखेंगे। CPM एक्टिविटी बेस्ड होता है और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक एक्टिविटी कितने टाइम तक चलेगी और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूट क्या है, जबकि PERT जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है कि एक इवेंट कब कंप्लीट हो जाएगा, एक टास्क कब कंप्लीट हो जाएगा। CPM एक डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज होता है, जबकि PERT एक प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी होती है। CPM के अंदर एक ही सिंगल टाइम होता है जिसके बेसिस पे हम क्रिटिकल पाथ डिसाइड करते हैं, जबकि PERT के अंदर 3 टाइम्स होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली, और इसके थ्रू हम प्रोजेक्ट के बाय टाइम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। CPM बेसिकली प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए एनालाइज किया जाता है, जबकि PERT जो है वो एक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के गिवन टाइम में कंप्लीट होने की कितनी